शहनामा.com में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के साथ 4 दीगर सूबों में इलेक्शन की गहमागहमी शुरू हो गई है। सबकी नज़र गालिबन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर ज़्यादा मरकूज है, क्योंकि यहाँ का इलेक्शन बहुत ही अहम होने के साथ साथ बड़ा ऐसी सरकार है कि जो बहुत तनाज़ात से घिरी हुई है और ख़ास करके मजहबी और नस्ली तासुबात से लबरेज है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वह है कि उत्तर प्रदेश में सियासी सूरत हाल क्या है और इसके जो नताइज हैं, जो बार बार सबके रिजिग्नेशंस आ रहे हैं, वफादारियां बदली जा रही हैं, कस्में खाई जा रही हैं और उसमें उन कस्मों वफादारियों का जो दावा किया जा रहा है उसमें भी कुछ चीज़ें अभी भी छुपी हैं जो साफ नहीं है। हमारे इस पैनल में आज सबसे सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कपूर साहब हैं और उबैदुल्लाह नासिर साहब भी बहुत सीनियर हैं, बहुत लिखते हैं। हमारे साथ में ताहिरा हसन साहिबा जो हैं वो पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत सी गरीबों के मामलात में बहुत एक्टिव रहती हैं और उनकी दादरसी करती हैं। सबसे पहले हम आज पूछेंगे प्रदीप कपूर साहब से कि मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है इसको क्या समझा जाए और ये जो भगदड़े मची हुई है कि भाजपा से या दूसरी पार्टियों से लोग समाजवादी पार्टी में या बीजेपी के मुखालिफ पार्टियों में आना चाह रहे हैं, तो ये आपने इसको किस तरह से पढ़ा? देखिए हुसैन अख्तर साहब, ये हम लोग बहुत दिनों से इसका इंतजार था और हम लोगों को लग रहा था कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा लोगों के अंदर खौफ जो है वो कम हो जाएगा, उसके बाद लोग अपने अपने हिसाब से बाहर निकलेंगे और अपनी बात खुद जो है खुल के कह पाएंगे। और ये उसी का नतीजा है कि ये क्या कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि कैबिनेट मंत्री थे लेबर के, उन्होंने जो है जो अपने उनके दिल में था वो उन्होंने सामने कहा कि किस तरीके से बैकवर्ड्स को, नौजवानों को, किसानों को, माइनॉरिटीज को, सभी को के जो इश्यूज थे उसको नजरअंदाज किया जा रहा था। तो उसके प्रोटेस्ट में वो उन्होंने रिजाइन किया और उनके साथ और लोग भी निकले। तो बीजेपी बहुत चालाकी से मंडल और कमंडल दोनों एक साथ खेल रही थी। कमंडल की पॉलिटिक्स जो रिलीजन की पॉलिटिक्स है उसके लिए अयोध्या भी साधा, जैसा कि अभी आपने देखा कॉरिडोर भी बना, सब कुछ हुआ काशी में, अयोध्या में मंदिर बनी रहा है और केशव प्रसाद मौर्य ने जो है वो मंदिर मथुरा की भी बात करी। तो इन तीनों का माहौल बना के, एक हिंदुत्व का माहौल बना के, एक तो कमंडल की बात हुई, दूसरा ये मंडल के लिए अगर आप ये देखें कि 2017 में इन्होंने बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था, किस तरीके से छोटी छोटी जातियों को जोड़ के एक रेनबो कोल्यूशन बना के इन्होंने जो है अपना सत्ता में आए थे। लेकिन जब बैकवर्ड क्लासेस के लोग जब आए तो उन्होंने ये देखा कि भाई हम लोगों को किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है और कहीं भी भागीदारी जिस तरीके से सरकार में होनी चाहिए, उनके इश्यूज के एड्रेस करना चाहिए। जब इस तरह की शिकायतें आई, आपने देखा होगा कि 200 विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में खड़े हो जाएं और सरकार को कटघरे में लें। उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव हो रही थी, उसमें एक राम इकबाल सिंह साहब के जो वरिष्ठ नेता थे वो खड़े होकर खुद करप्शन के चार्जेस लगाए और इस तरह का माहौल कुछ लोगों ने मतलब ये करेज किया, दिखाया, लेकिन बात सुनी नहीं गई। हम लोगों ने इतने साल की पत्रकारिता में ये देखा कि विधायक लोग अपने मन की बात मुख्यमंत्रियों से कहते आए थे, मुख्यमंत्री मिलते थे, जुलते थे, उनकी बात कहते थे। उत्तर प्रदेश में सूरत हाल ये था कि महंत योगी आदित्यनाथ जी जो कि खुद एक बहुत बड़े महंत हैं, तो जाहिर बात है कि महंत के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि लोग आम लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, बैठना, बात करना या अपनी बात कह पाना, तो एक दूरी जो है वो बनी हुई थी। और ये डर जो है लोगों के बीच में, जो जिस तरीके से कोरोना की मिसहैंडलिंग हुई या पूरा का पूरा एक माहौल हेट मॉन्गरिंग हुई, बहुत से मसाइल थे वो सब लोगों के दिमाग में घूम रहे थे और वो जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो वो सारी चीजें सामने आ रही हैं और लोग खुल के जो है निकल के आ रहे हैं। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य निकले, और अभी अभी ताजा खबर यह है कि दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया,
और विधायकों का भी सुन रहे हैं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो लोग अब खुल के जो है वो निकल के आ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि मतलब इससे बीजेपी की जो एक मंडल जोड़ने वाली बात थी, जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स थी, उसमें बहुत डेंट लगने की संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपनी जनसंख्या के हिसाब से। तो बीजेपी का पूरा पूरा जो मंडल और कमंडल एक साथ खेलने का जो योजना थी, उसमें एक बहुत बड़ा डेंट लगा है। तो फिलहाल मौजूदा स्थिति तो जो दिखाई दे रही है वो यही है। और जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन बाइपोलर हो रहा है। एक तरफ बीजेपी है, सामने समाजवादी पार्टी है, तो जो यहां से नाराज होता है तो वो सब समाजवादी पार्टी में ही जुड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने भी तमाम छोटी छोटी जातियां, छोटे छोटे दल को लेके एक रेनबो कोलिशन बनाया है। तो उस रेनबो कोलिशन के साथ लोग जुड़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत से हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में ये देखा कि चाहे बीएसपी हो या कहीं से भी हो, ज्यादातर लोग जो है अपने को समाजवादी पार्टी से ही जोड़ना चाहते हैं। तो अब ये जो इलेक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग दौर में पहुंच गया है, और आगे आने वाले दिन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे कि कौन कौन किसका साथ छोड़ रहा है और कौन कौन कहाँ जा रहा है। उबैदुल्ला साहब, प्रदीप कपूर साहब ने जैसी बात कही कि बैकवर्ड्स को यकजा हो रहे हैं और अपना उनको शेयर नहीं मिल रहा था ठीक से, लेकिन ये शेयर उनको बिल्कुल 1 महीने पहले याद आया। और अगर उनका दम घुट रहा था या जमीर की आवाज को वो दबा रहे थे, तो 5 साल तक क्यों नहीं उन्होंने इस आवाज को उठाया? और क्या ये ऐसा नहीं है कि जाती चीजों की बुनियाद के ऊपर उन्होंने रिजिग्नेशन दिया और जाती ही बुनियाद पर वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई मोर्चा बनाना चाहते हैं? आमतौर से ये समझा जाता है कि किसी को अगर टिकट नहीं मिला तो वो बददिल हो गया और उसने उसको एक पब्लिक इशू बना दिया। या आमतौर से ये भी होता है कि भाई हमारे लड़के को भी दो, हमारी लड़की को भी दो, या कहीं का चेयरमैन का वादा कर लो। तो ये सारी चीजें इस वजह से इन्हें बहुत ज्यादा कोई उसूली जंग हमें नजर नहीं आती है। आपका क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं। देखिए, सियासत और उसूल ये तो पुराने जमाने की बातें हो गई। अब सियासत और उसूल का कोई रिश्ता ही नहीं बचा, कोई ताल्लुक ही नहीं बचा। सियासत और उसूल की बात करना ही तो मैं कहता हूँ तजी औकात है और कुछ नहीं है। जो बात प्रदीप भाई ने कही मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये फैक्ट है कि योगी जी ने हुकूमत जो चलाई है वो डंडे के बल पर चलाई है। रेन ऑफ टेरर आप जिसको कह सकते हो, पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश में रहा है। वो सिर्फ पब्लिक पे नहीं रहा है, वो विधायकों पर भी रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे भी रहा है। जो लोग उनसे सहमत नहीं थे, कॉटरी बनी हुई थी 10-11 ऑफिसर्स की, वही पूरा उत्तर प्रदेश चला रही थी और वही उनके पॉलिटिकल डिसीजन भी करवाती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी करवाती थी। अभी प्रदीप भाई ने जो बात बताई वो बड़ी अहम है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि आधे से ज्यादा विधायक गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए हो और पार्टी ने उनकी कोई नोटिस नहीं लिया। अगर पार्टी ने उन 200 विधायकों की बात को सुना होता और उसको समझा होता तो शायद ये नौबत ना आती, या आती भी तो थोड़ा बहुत बच के आती। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एकदम मामला ही चेंज कर दिया उन्होंने, कोई नोटिस नहीं लिया। तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि विधायकों की क्या औकात थी। बहुत से विधायकों ने तो खुलेआम इस गवर्नमेंट पे करप्शन के इल्जाम लगाए, अफसरशाही के इल्जाम लगाए, ये सब लगाए तो खुली बात है। तो योगी जी न ठीक से महंत है, न ठीक से सियासतदान है, न वो पता नहीं क्या है। ये समझ पाना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हमेशा से रहा है। योगी को समझ पाना आसान बात नहीं है, महंत भी नहीं है, इसलिए कि जिस पीठ पे वो बैठे हैं वो पीठ के जो तालीमात है और जो ये कर रहे हैं वो दोनों बिल्कुल एकदम बादल मशरिकैन है, एकदम बिल्कुल पोल अपार्ट से। तो योगी जी का कुछ मामला हमारी समझ में तो कभी आ ही नहीं। और ये कि बदकिस्मती है उत्तर प्रदेश की या इस देश की कि यहाँ ऐसे लोग भी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, बड़ी सी पोस्ट पे पहुंच सकते हो, तो एक अलग बात है। अब हालत ये हो गई है कि अभी आपने सुना होगा कि दारा सिंह चौहान भी आ गए हैं। करीब करीब 12 जो है वो आने वाले हैं और शायद कुछ और आने वाले हैं। अनुप्रिया पटेल भी आग दिखा रही, और हो सकता है कि चुनाव आते आते वो भी बीजेपी के गठबंधन से अलग होकर सपा के गठबंधन में शामिल हो जाएं। उनकी मां तो पहले ही शामिल हो चुकी है, बहन शामिल ही हो चुकी है। और एक दिलचस्प अभी खबर अभी मैंने फेसबुक पे देखा है कि स्वामी प्रसाद अवलिया के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया है। कोई पुराना केस था किसी मामले में, उसको लेकर अब वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया। यानी कि गवर्नमेंट जाने के बाद भी जो आप डंडे के हुकूमत करना चाहते हैं, रेन ऑफ टेरर जो आप कायम करना चाहते हैं, वो सिलसिला अभी जारी है। तो ये तो सरकार है ये तो और गवर्नमेंट के खिलाफ ही बात जाएगी। हाँ, जो वारंट जारी हो गया वो ये कहेंगे हमने थोड़ी जारी कराया है, तो अदालत ने जारी किया है। जिसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वो अपना डंडा तो दिखा रहा है कि हम ये कर सकते हैं।
वो डंडे के बल पर ही हुकूमत कर सकते हैं, और जमहूरी तरीके से हुकूमत उसने कभी चलाया ही नहीं, न महंत के तौर पर कभी जमहूरी रहे, ना चीफ मिनिस्टर के तौर पर रहे। तो अभी जैसा प्रतिभा ने एक बात ये भी कहा कि बाइपोलर इलेक्शन हो गया है, तो इस वक्त तो हालात मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन बंगाल के रास्ते पर जा रहा है, बिल्कुल 1 to 1 फाइट होगी। अब उसमें मैं एक बात बता दूं कि हो सकता है कि बहुत पॉपुलरिटी है अखिलेश यादव की और बहुत उनको वोट जा रहे हैं, बड़ा रेनबो कॉलिशन उन्होंने बना लिया है, लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से, जैसे उसने बंगाल में मजबूरन उसको शिकस्त कबूल करनी पड़ी थी, बहुत लंबा गैप था, लेकिन यहाँ जो अगर छोटा मोटा गैप होगा या छोटे जितना भी मतलब पॉसिबल हो सकेगा, उत्तर प्रदेश को बीजेपी आसानी से छोड़ेगी नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तीनों इलेक्शन कमीशन यूपी कैडर के हैं, खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का योगी जी वायलेशन कर रहे हैं। 80-20 जैसी बेहुदाबाजी उन्होंने किया। दुनिया जानती है कि 80-20 का इशारा किस तरफ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के काल पे जू नहीं रहेंगी। ये जो घर घर जाके वोट मांगे जा रहे हैं, उसमें तिलक लगाया जा रहा है, उसमें चंदन लगाया जा रहा है, ये भी धर्म के नाम पर वोट मांगना है, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं लग रही है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जैसा कि उसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया है, केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग, वही हालत उसकी हो गई है। तो इलेक्शन बहुत ही खतरनाक तरीके से भी लड़ा जाएगा, बहुत ही करप्ट तरीके से भी लड़ा जाएगा, बहुत ही कम्युनल तरीके से भी लड़ा जाएगा, और आगे आगे देखिए होता क्या, मैं तो ये देख रहा हूँ जी। अहरा हसन साहिबा, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज भी ये कहा है कि जो बात होगी और जो स्ट्रेटेजी होगी हम 14 तारीख को जाहिर करेंगे, मकर संक्रांति के दिन। तो अब सवाल ये है कि वो इतना रुक क्यों रहे हैं, और कभी उनके लिए ये बयान आता है कि उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, सिर्फ मंत्रिमंडल से मैंने रिजाइन किया है और मैं 14 को करूंगा। तो क्या ये समझा जाए कि वो उनके मामलात अभी कोई डील पूरी नहीं हुई है, या क्या है मामला? नहीं, मुझे जहां तक मतलब नॉलेज मेरी है, मुझे ऐसी कोई डील का मसला अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ सपा के बीच में नहीं रुका है। द मेन चीज है कि वो क्या देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख ही रहे हैं, भी बता रहे हैं कि ईडी का भी उनके ऊपर शिकंजा कस दिया गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी समझना होगा अफसर भाई कि वो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश, मैं बार बार कहती हूँ कि दिल्ली को गाड़ी यहीं से जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी के कद्दावर नेता हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने काशीराम के साथ काम किया है, और इनको पता है, इनके लोग जगह जगह जिलों में है उत्तर प्रदेश के। ये बुंदेलखंड पे भी असर रखते हैं, ये वेस्टर्न यूपी में भी असर रखते हैं, ये पूर्वांचल पे तो असर रखते ही रखते हैं। तो इनका जाना जो है, देखिए इतने लोग गए, कितने लोगों ने उनके साथ छोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही रिजाइन किया, उन्होंने पार्टी से भी रिजाइन किया है, जैसे ही रिजाइन किया तो वैसे ही ये बात तय हो गई कि अखिलेश यादव का जो ट्वीट है, आप देखिए पॉलिटिकली उस चीज को समझिए। ट्वीट जो उनका आया, उन्होंने कह दिया सामाजिक न्याय का इकबाल है, यानी सामाजिक न्याय की बात है, अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया। और जब भी अगड़ा बनाम पिछड़ा होगा, तब भी ये जो है बीजेपी को नुकसान होगा। और ये जो उनका तरीका है लड़ाई लड़ने का, 80 बनाम 20, ये वहीं पे फेल हो गया। जैसे ही अगड़ा बनाम पिछड़ा हुआ, वो फेल हुआ। तो आप सोचिए उनके तमाम समीकरण जो वो बना रहे थे बीजेपी, वो फेल होती जा रही है। अभी एक बीजेपी का नेता जो है अवतार सिंह, उन्होंने आरजेडी आरएलडी ज्वाइन कर ली। वेस्टर्न यूपी में इनकी हालत खराब है। वेस्टर्न यूपी में पहले तो ये थोड़ा बहुत किराना और मुजफ्फरनगर की वजह से गेन कर रहे थे। अब क्या हुआ, किसान मूवमेंट ने वो दीवार गिरा दिया। अब इस वक्त अखिलेश ने जो समीकरण बनाया, बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया। जैन के साथ उन्होंने जो भी अपना पैक्ट बनाया, समझबूझ के बनाया। उसके बाद और भी नेता इनके पास आए। तो इस वजह से मुझे लगता है, अभी देखिए इमरान मसूद के भी जाने की खबरें हैं, तो वहां पे इमरान मसूद भी 1-2 सीटों पे असर रखते हैं। तो इस वजह से ये एक दिखा रहा है कि ये टक्कर जो है ये हेड ऑन 2 लोग ले रहे हैं, कांग्रेस ले रही है, सपा के बीच में हो रही है। तो जाहिर है कि जो नेता जा रहे हैं पार्टियों को छोड़ के, वो इस बात को अपने दिमाग में मद्देनजर रखते हुए जा रहे हैं। और ये जो जिस तरह से ओबीसी एक बड़ा चंक है उत्तर प्रदेश में, बिना ओबीसी को एड्रेस किए हुए आसान नहीं है। ओबीसी बिखरा हुआ था। ये सुभाष, जैसे कुशवाहा लोग जो है, कुशवाहा जो है वो जाते थे इसमें, भाजपा में जा रहे थे।
सैनी भाजपा में जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे पटेल भी आ रहे हैं, वर्मा भी आ रहे हैं, सैनी भी आ रहे हैं, अब अनुप्रिया पटेल भी आवाज उठा रही हैं, उन्हें भी सम्मान की बात दिख रही है, वो भी कह रही है सम्मान मिलना चाहिए। आप सोचिए इतने साल से वो भाजपा के साथ हैं, उनको मैं बराबर सुनती रही हूँ, उन्होंने कभी इसकी बात नहीं की, उन्होंने हमेशा भाजपा को ग्लोरीफाई किया, उन्होंने हमेशा कहा कि ओबीसी की आवाज उठाते हैं ये पार्टी। लेकिन आज उनको क्या लग रहा है? आज उनको लग रहा है कि उनकी जाति जो है वो छिटक रही है। और मैं कहूंगी अखिलेश यादव तो इलेक्शन लड़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जनता अखिलेश यादव को लड़ा रही है। जनता खुद ब खुद उसने देखा कि कौन जीतता हुआ थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो जनता उसके पीछे एकजुट हुई है। यहाँ मेहनत जनता कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता लगी हुई है इलेक्शन जिताने में। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जो है, ये जो इस तरह से नेताओं का जाना है और ये जो अगड़ा बनाम पिछड़ा हो रहा है, ये एक नई इबारत उत्तर प्रदेश में लिखेगा। प्रदीप कपूर साहब, ये बताइए कि अगर हुकूमत बना भी ली गई, अगर फर्ज कीजिए और वो जीत भी गया, उनका गठबंधन भी विजय रथ सवार हो गया और आ गए, तो क्या ये जो जितने ग्रुप्स और दल लिए जा रहे हैं इनकी तादाद बहुत बड़ी है, इनको संभाले रखना मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब जो बुनियादी पार्टी है जो लीड कर रही है उसका मजबूत होना ज्यादा जरूरी होता है बनिस्बत जो उनके अलाइज हैं, क्योंकि अलाइज का धर्म ईमान बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता है, वो किसी वक्त भी लालच में कहीं भी जा सकते हैं। तो अभी क्या महसूस हो रहा है आपको कि ये इलेक्शन तक ये सब रहेंगे साथ में, या इलेक्शन के बाद, या इलेक्शन से पहले ही अभी भी बहुत क्लेरिफाइड नहीं चीजें हैं, क्लेरिफिकेशन नहीं है कुछ चीजों का? इन्हें राजभर का कभी कुछ बयान आता है, कभी कुछ बयान आता है, कभी कुछ। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अभी ये बयान आया कि मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, पार्टी से नहीं दिया है। तो ये साफ चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये मसला है। और इससे लोग, ठीक है अगर लोगों को सस्पेंस से मजा आ रहा है कि क्या धमाका होगा और 14 को क्या निकल के आएंगी चीजें, तो आप कैसे इसको समझ रहे हैं? देखिए, ये सब बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, जमीनी हकीकत हमको बेहतर समझते हैं। और जब ये देखते हैं कि जमीनी हकीकत इस वक्त समाजवादी पार्टी या अखिलेश के पक्ष में है, तो इसीलिए सब जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा में जो भीड़ थी, वो भीड़ पब्लिक की थी, जो पब्लिक स्वयं में परेशान थी, दुखी थी, हताश थी, निराश थी, उसको एक आशा की किरण दिखी है, इसीलिए वो वहां पे मौजूद थे। कोई इनका चमत्कार या इनका कहीं कोई वो उस तरह का नहीं था जितना पब्लिक होती है, क्योंकि हम लोगों ने इतने सालों में देखा है कि पब्लिक जब किसी के साथ जुड़ जाती है तो फिर उसको सत्ता में लेके आती है। ये बात हम लोगों ने जो है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ भी देखी, औरों के साथ भी देखी, कि जब जनता तय कर लेती है कि हमें किसी को लाना है, तो फिर भीड़ जो है वो वहां पे दिखाई देती है आपको। और जाहिर बात है कि तो ये अखिलेश यादव जी के लिए एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम होगा, इतने बड़े मुद्दे को किस तरीके से वो सबको एक साथ जोड़ के रखें। जाहिर बात है कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन यही तो एक लीडर की खूबियत और उनका जो है मेटल पता चलता है। जाहिर है उनको मॉरल सपोर्ट तरफ से मिल रही है कि ममता बनर्जी ने भी कह दिया है और शरद पवार ने भी कह दिया है, और शरद पवार और ममता ने ये भी कहा है कि हम अखिलेश के साथ मिलकर लड़ेंगे, चाहे वो टोकन के तौर से एक ही 2 उम्मीदवार हों या 4 उम्मीदवार हों, लेकिन ये कि उससे जो गठबंधन है वो रोज बरोज मजबूत होता तो दिखाई दे रहा है। जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये गठबंधन बढ़ता जा रहा है। आज ही जैसे मैंने देखा कि उन्होंने इस तरीके से टीएमसी को जो एक सीट ललितेश्वर त्रिपाठी को शायद दी है, उसी तरह से एनसीपी के शर्मा जी हैं उनको टिकट दिया है। तो जाहिर बात है कि कुनबा बड़ा हो रहा है और एक ऑल इंडिया एक मैसेज दिया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है। जी तहरा हसन साहब, आप क्या फरमा रही थी? हाँ, मेरा कहना है कि 2024 की भी इबारत लिखी जा रही है। आप इसको ऐसे देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, राजनीति की दशा और दिशा तय करता है। तो यहाँ पे आप देखिए 2024 की इबारत भी यही लिखी जा रही है, अभी साथ ही साथ लिखी जा रही है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, इसको उस तरह से देखना होगा। ये बताइए कि जो मुसलमानों का जो मामला है वो अब कहाँ पर फंसा है? क्योंकि इस गठबंधन के बढ़ने के बाद से ओवैसी की बात में जो एक लिमिटेड एक एरिया में थी, संभल और मुरादाबाद, वहां भी कुछ सुनी जा रही है, या आप लोगों को ये यकीन होता जा रहा है कि उनके लिए बेस्ट चॉइस जो है वो अखिलेश यादव ही है?
ओवैसी ने अपनी जगह तो सिर्फ मुस्लिम बेल्टों में नहीं बनाई, मतलब जो जाके आप बता रहे हैं सपोर्टर, हो सकता है हम एक बात ये समझ रहे हैं जिस तरीके से बाइपोलर पोलिंग होने जा रही है उसमें हो सकता है कि उनके सपोर्टर उनको भी नजरअंदाज करके अखिलेश को वोट देते, लेकिन एक जगह बना लिया है ओवैसी ने, ओवैसी एक फैक्टर है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। अच्छी बात नहीं है, ओवैसी का उरूज कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो बहरहाल एक फैक्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और हर जगह अगर मान लीजिए उन्होंने 4-4, 5-5, 7-7 हजार वोट भी काटे तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे वो, ये सोचना होगा उनको। और हमें समझ में आता है कि शायद पोलिंग के वक्त तक उनके वोटर्स में भी ये जहन में आ जाएगी कि यार ये 5-7 हजार वोट बर्बाद मत करो, सपोर्ट करना है तो करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही चलाया जाएगा। ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए ही फायदेमंद जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास बहुत की कमी थी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।